नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब पार्टियां और गठबंधन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं और हर पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जातियों को साधना। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को साधने के लिए बिहार में नीतीश कुमार बहुत बारीकी से रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग होकर मायावती ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में संसद का रास्ता वाया ओबीसी और दलित होकर जाता नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। – 2024 चुनाव की लड़ाई ओबीसी दलित पर आई। बिहार से लेकर यूपी तक जातियों की राजनीति सेट। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में खुद को झोंक रही है। 2024 की पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी में जातियों को साधने की रणनीति सबसे ऊपर है और इस रणनीति के सहारे एनडीए और इंडिया अलायंस बिहार और उत्तर प्रदेश की जमीन को सींचने की पुरजोर कोशिश में जुट गई है। बिहार में जातीय सर्वे करवाकर और उसके आंकड़े जारी करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है ओबीसी समाज की आबादी 60% से भी ज्यादा है, तो उन्हें उनके अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, इस मसले को वह लोकसभा चुनाव तक जिंदा भी रखना चाहते हैं ताकि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो सके और उसका फायदा मिल सके। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार का फोकस ओबीसी आरक्षण पर ही रहने वाला है। बिहार में बीजेपी 80 बनाम 20 के नारे के साथ लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना चाहती। वहीं नीतीश कुमार जातीय जनगणना के बाद 100% की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 100% की स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार 63% ओबीसी और ईबीसी के लिए कर्पूरी यात्रा, करीब 20% दलितों को साधने के लिए भीम यात्रा और राज्य के करीब 17% अल्पसंख्यकों को पाले में लाने के लिए भाईचारा यात्रा का सहारा ले रही। नीतीश कुमार जी सूरज है और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है। अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। सतर्क रहिए, सचेत रहिए और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए। अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है। बिहार के बड़े ओबीसी क्लास को अपने साइड लाने के लिए नीतीश कुमार ने कर्पूरी चर्चा की शुरुआत की है। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चाय पर चर्चा के साथ अपना माहौल बनाया था। आपको बता दें कि कर्पूरी चर्चा की शुरुआत 15 अगस्त से हुई, जो 24 जनवरी तक चलेगी। इसके तहत जेडीयू ने 7 टीमें बनाई हैं जो नीतीश के कामों की जानकारी लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगी। इस दौरान अति पिछड़े वर्ग के लोगों से टीम बात करेगी और उन्हें जातीय सर्वे के फायदे बताएगी। इन चर्चाओं के जरिए पिछड़े समुदायों को यह बताने की कोशिश होगी कि नीतीश सरकार में उनके लिए क्या कदम उठाए गए। कर्पूरी चर्चा कैंपेन का नाम समाजवादी नेता और पूर्व बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर को सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के पुरोधा के तौर पर देखा जाता है। संगठन को मजबूत करने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं बिहार के विकास के लिए, उसकी चर्चा होती है। उन कार्यक्रमों में हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करके बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी लोग, दूसरे पार्टी के लोग इसका ढिंढोरा पीटते हैं, तो इससे सतर्क करने के लिए अपने साथियों को हम लोग सजग करते हैं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दल संबंधित जातियों की गोलबंदी करने में जुटे।
इसी कड़ी में जेडीयू सरकार एक संसद का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ पर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ का पोस्टर भी लगा हुआ है। यह रथ भीम संसद के नाम से निकाली गई है, जो पूरे बिहार में घूमेगी। सरकारी ऐलान के मुताबिक 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना के वेटरनरी मैदान में 5 नवंबर को संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ स्लोगन के साथ जेडीयू भीम संसद का आयोजन करेगी। भीम संसद रथ के जरिए नीतीश सरकार प्रदेश के करीब 20% दलित वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेगी। साथ ही भीम संसद के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचार और उनके कामों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है और माननीय नेता ने जो इन 17-18 वर्षों में जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे। और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है, हमारे सभी दलित भाइयों ने, कि हम लोग एक 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया। कर्पूरी चर्चा और भीम संसद के साथ ही नीतीश कुमार भाईचारा यात्रा के जरिए भी बिहार के जातीय समीकरण को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 1 अगस्त से शुरू हुई भाईचारा यात्रा से जेडीयू 17% अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपने पाले में लाना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार में भाईचारा यात्रा 3 चरणों में कराई जा रही। पहला चरण 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक चला। दूसरा चरण 16 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित हुआ और तीसरा चरण 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश की इन यात्राओं और सभाओं का मकसद विधानसभा चुनाव में बड़ी वापसी है। लोकसभा चुनाव तो सिर्फ ऐसी रणनीतियों को शुरू करने का जरिया है जिससे बिहार में उसके बगैर ना तो बीजेपी सरकार बना सके और न ही आरजेडी। इस यात्रा के जरिए बिहार के लोगों को और खास तौर से अल्पसंख्यकों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि जब तक समाज में मोहब्बत नहीं होगी, जब तक समाज में भारतीय जनता पार्टी के जरिए नफरत बांटी जाती रहेगी, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये बताने की कोशिश हुई कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये पहल करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार जी ने जो समाज बनाया है, जिस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दे करके समाज के सभी तबकों के लिए काम किया है, आज जरूरत है कि समाज में भाईचारा बने, आपस में मोहब्बत बढ़े और समाज में जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको कमजोर किया जाए। बिहार में जातीय जनगणना सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद से विपक्षी गठबंधन हर राज्य और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग तेज कर चुकी है और बीजेपी के लिए जनगणना के मुद्दे पर कास्ट पॉलिटिक्स को समेटना भारी पड़ रहा है और नीतीश की चर्चा, संसद और यात्रा की रणनीति ने बिहार बीजेपी को भी बौखला दिया। लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया और ये किसी के नहीं हुए। अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, आप कहीं दिखने वाले नहीं। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके अपने असली चेहरा को सामने ले आया है। बिहार की जनता इन्हें समझ चुकी है। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलते हैं, कभी नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता इतनी समाप्त हो गई है कि बिहार के लोग अब इनके राजनीतिक नेतृत्व पर कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ये अपनी राजनीतिक जीवंतता बनाए रखने की इस तरह के आयोजन करते हैं। इससे बिहार, इस झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोटर्स को साधने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने पूरी जुगत लगानी शुरू कर दी है। राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही यूपी में बड़े दलित वोट बैंक वाली मायावती भी चुनावी मैदान में कूद गई हैं।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले ही ऐलान किया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगी। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो ना तो एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और मायावती इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती 2019 लोकसभा चुनाव की सीटों पर फोकस कर रही। उन सीटों में जीती हुई और कम अंतर से हारी हुई सीटें शामिल हैं। मायावती भरोसेमंद और जिताए उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। 2019 चुनाव में बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीती थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी 27 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पर थी। यही वजह है कि अब मायावती का फोकस पिछले चुनाव की 38 सीटों पर ज्यादा है। खबर यह भी है कि मायावती की पार्टी के इक्का दुक्का सांसदों को छोड़कर बाकी सांसद किसी न किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। इसलिए अब मायावती और उनके रणनीतिकारों ने पिछली बार जीती और कम अंतर से हारी सीटों पर ज्यादा फोकस करने का फैसला लिया है। मायावती को एक हार्ड बार्गेनर के रूप में जाना जाता है। पूरा गुणा गठित करके ही चुनाव लड़ती हैं। इस बार उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल न तो एनडीए के साथ रहेंगी न इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी। ये अलग बात है कि अकेले लड़ने की दशा में मायावती के सामने न सिर्फ अच्छे उम्मीदवार तलाशना बल्कि जनता के बीच में जो मत छिटक रहा है उसको एकजुट कर पाने की भी बहुत गंभीर चुनौती होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में 2019 में अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर, श्रावस्ती पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा मछली शहर में कुल 181 मतों से मेरठ सीट 4729 और सुल्तानपुर 14526 मतों से हारी थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती ने ऐसी सीटों पर मंडल प्रभारियों को विशेष रूप से कार्य करने को कहा है। साथ ही बीएसपी ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों का यहां गुप्त सर्वे भी करवाया जाए और उनकी जमीनी स्तर का आकलन कर लिया जाए, यानी मजबूत सीटों पर खास उम्मीदवार ही उतारे जाएं। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष पूरे देश में मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भले ही एक हो रहा हो, अगर उत्तर प्रदेश में बसपा का साथ नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन का जो लक्ष्य है वो उससे काफी दूर रह जाएगा। बिना मायावती के, बिना बसपा के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल चुनौती देना नामुमकिन है। दलित वोट बैंक खिसका है, उनको इस बात की चिंता है, लेकिन अगर अलायंस के साथ लड़ती हैं तो उनका वोट बैंक और ज्यादा गड़बड़ होने की आशंका पार्टी नेतृत्व के मस्तिष्क में है। ऐसी सूरत में मायावती किसके साथ जाएंगी यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यूपी की सियासत में दलित वोट का बड़ा हिस्सा हमेशा मायावती का साथ देता रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के स्क्रिप्ट से मायावती पूरी तरह गायब नजर आई है। दूसरी तरफ बीजेपी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के साथ साथ सभी जातियों को एक साथ बांधकर आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो वहीं इंडिया अलायंस बिहार की जातीय जनगणना के बाद से पूरी तरह जातिगत पॉलिटिक्स पर उतर आई। चुनावी मौसम में यूपी फैक्टर में मायावती को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं। यही वजह है कि गाहे बगाहे हर दल मायावती को निशाने पर लेती रही और कहीं न कहीं हर पार्टी को डर है कि चुनाव में मायावती उनका गणित बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के राजनीतिक गठबंधन बनाए गए। कांग्रेस सपा का साथ हुआ, बसपा सपा का साथ हुआ। कोई भी राजनीतिक दल आज जाति और मजहब के समीकरण कितना भी फिट करने की कोशिश करे, लेकिन जनता उसे खारिज कर दे रही है। तो बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़े या किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, आज जनता, गरीब जनता विशेष तौर पर, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए कोई परिणाम बदलने वाला नहीं है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बन चुका है। बहुजन समाज पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में हराएगा। हमारी सभी लोकसभा सीटों पर तैयारी है और हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 2024 में
इस उत्तर प्रदेश से ऐतिहासिक समर्थन इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जहां तक बसपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात है, उनकी सूची जारी होने की बात है, तो ये उन दलों का अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की बात को उठाते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के काम करेगा। जल्द ही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अपनी प्रत्याशियों की सूची को जारी कर देगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनावों की तैयारी पर असर डालेंगे। लेकिन देश में जिस तरह जातिगत राजनीति ने रफ्तार पकड़ी है, वो साफ बताता है कि दूसरे मुद्दे भले ही आ जाएं, लेकिन इलेक्शन में कास्ट पॉलिटिक्स बरकरार रहेगी। पटना से सौरभ कुमार और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।